बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का 12th टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, उसका फॉर्मूला होगा x = VIXT, और जो वर्टिकल हाइट कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, उसका फॉर्मूला होगा -1/2 GT²। साथ ही साथ जो इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की प्रोजेक्टाइल को, उसका x कंपोनेंट होगा VI cos थीटा और उसका y कंपोनेंट होगा VI sin थीटा। ठीक हो गया। साथ में एंड पे हमने वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया, उसका फॉर्मूला आया था VI² + G² T² - 2VIG + sin थीटा होल का √। और जो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था tan इनवर्स VI sin थीटा - GT/VI cos ऑफ थीटा। ये सारा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती क्या है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो पिक्चर मैंने बनाई है, इस तरह आप एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये कहलाएगी प्रोजेक्टाइल की हाइट। तो इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए कोई एक सर्टेन फार्मूला होना चाहिए। वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स, वो यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2AS = VF² - VI²। यहाँ पे A है एक्सेलरेशन, S है जी डिस्टेंस कवर्ड, VF फाइनल वेलोसिटी है और VI इनिशियल वेलोसिटी है। अब चूंकि आपने स्टूडेंट्स वर्टिकल हाइट मालूम करनी है, इसका मतलब है Y कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटीज़ हैं वहाँ वहाँ इनके साथ हम Y लिखते जाएंगे इनके सबस्क्रिप्ट में, वो नेक्स्ट पेज पे मैं करूँगी। और बाकी सारी चीज़ें, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अब यहाँ पे कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो A किसके इक्वल होगा? -G के इक्वल होगा। S को हम, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हाइट है, तो S को हम H से रिप्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोजेक्टाइल को आप इनिशियल कुछ वेलोसिटी दे के फेंकते हैं और फाइनली जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड के साथ जाके हिट करेगा, तो इसका जो Y कंपोनेंट होता है वो हो जाता है 0। ठीक हो गया। तो VFY जो है ये आप पुट करेंगे =0 और VIY जो है वो VI sin थीटा के इक्वल होगा। अच्छा जी, अब अगर आप यहीं पे देखना चाहें, इसको आप यूं लिख सकते हैं AY। ठीक हो गया। तो AY किसके इक्वल होगा? -G के, VFY 0 के इक्वल होगा और VIY किसके इक्वल होगा? VI sin ऑफ थीटा के। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ली और उसको Y कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिख दिया, और फिर ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो 2A की जगह -G, S की जगह H पुट कर दिया, VFY जो है 0 हो गया और VIX जो है वो है, सॉरी VIY है VI sin ऑफ थीटा। चूँकि इसका स्क्वायर था तो इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके ये 0 ख़त्म करें, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2GH = VI² sin² थीटा के इक्वल हो जाएगा। चूँकि आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं तो H को इधर रहने दें, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाएं, VI² sin² थीटा/2G। तो ये जो फॉर्मूला है, अब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जब भी निकालनी होगी प्रोजेक्टाइल की हाइट, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? इस तरह आप प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट करवाते हैं कुछ सर्टेन एंगल पे, और ये कुछ डिस्टेंस और कुछ हाइट कवर करने के बाद यहाँ ग्राउंड पे जाके हिट होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन भी लिख दी गई है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होगा जिस पॉइंट से इसकी प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्शन हुई टू दैट पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहाँ पे इसने ग्राउंड को हिट किया, तो वो जो सारा पोर्शन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा।
अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये जो टाइम वाला पार्ट है, अब आप देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस ग्राउंड पे ही आ गया। इसका मतलब है कोई हाइट, कुछ सर्टन हाइट पे गया लेकिन वापस आ गया ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल। तो दैट मीन्स कि इसकी जो हाइट कवर्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी इन केस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस को आप एच के इक्वल पुट करेंगे और हाइट कोई भी कवर नहीं हो रही, नो वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड। अगेन जो है प्रोजेक्टाइल को आपने ग्राउंड से ही फायर किया और ये ग्राउंड पे ही वापस आ गया है, तो एस इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे। अच्छा जी, वी आई अब अगेन सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स के टर्म में आप लिखेंगे, वी आई को वी आई वाई लिखेंगे और ए को ए वाई लिखेंगे। अब वी आई वाई जो है वो होगा जी वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके आप इसको पुट करेंगे, बल्कि अगर आप यहीं पे इसको लिख दें कि वी आई वाई इज इक्वल टू है जी वी आई साइन ऑफ थीटा, और ए किसके इक्वल होगा, माइनस जी के। अब जो इक्वेशन है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करें। एस की जगह 0 पुट कर दें, वी आई वाई की जगह आपने पुट करना है जी वी आई साइन थीटा, और ए की जगह माइनस जी। ये सारी चीज़ें मैंने पुट की, इधर वी आई वाई किया, नेक्स्ट स्टेप में जाके वी आई साइन थीटा आपने कर देना इसको। अच्छा, इधर 0 हो गया, ये इस तरह से बन गया। इस टर्म को आप उठा के नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले जाएं, तो 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, और साथ में टाइम आ गया। ये एक टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ सिंगल टाइम बचा, तो वी आई साइन थीटा ये 2 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया है वो आपके पास आया है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला निकाल लिया। नेक्स्ट है जी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है? प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको आप बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और अपने प्रीवियस लेक्चर में ये आपने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने का फॉर्मूला भी निकाला हुआ है कि एक्स किसके इक्वल होगा, बी आई एक्स इंटू टाइम। अच्छा जी, सिंस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो जो x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी था, उस x को अब मैंने r यानी रेंज से रिप्लेस कर दिया, तो r इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। वी आई एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि इक्वल होगा वी आई कॉज ऑफ थीटा के, और टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये दोनों वैल्यू इस रेंज वाले फॉर्मूला के अंदर जब आप स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी के इक्वल हो जाएगा। वी आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनको आप मिला के रखेंगे क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है जो कि इक्वल होता है साइन 2 थीटा। यानी अगर आप साइन 2 थीटा को ओपन करके लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप क्लोज करके साइन 2 थीटा के इक्वल इसको लिख सकते हैं। जी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो आपके पास फॉर्मूला आया है वो है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये आपने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी है वो कैलकुलेट कर ली, तीनों फार्मूलाज आपने निकाल लिए। किस तरह हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और किस तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आप कैलकुलेट करेंगे। अब वेरियस केसेस ऑफ रेंज है। हाँ जी, रेंज की जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, आप पहले रेंज का फॉर्मूला लिखें, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होगा। यहाँ से अगर साइन को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है, यानी साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। और यहाँ 2 थीटा है, 2 इधर ला कर डिवाइड करें तो 45, यानी थीटा जब 45 डिग्रीज होगा यहाँ पे तो साइन 91, तो तब क्या होगा, रेंज हमारे पास आएगी मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज।
आगे लिख भी दिया गया, सो अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा यानी इनिशियल जो फेज़ है, जिस फेज़ पे आपने प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्टाइल का, वो आप देंगे 45 डिग्री का। अब दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेंज आती है सेम, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। रेंज के फॉर्मूला के अंदर हम ये दोनों एंगल्स पुट करके देख लेते हैं। रेंज थीटा जब आप लेंगे 30 डिग्री तब हम कहते हैं कि R1 है VI² sin 2 और थीटा 30 डिग्री ओवर G। अब 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है 0.866। तो आपके पास जो रिजल्ट आया रेंज R1 का वो आपके पास आ गया है, R1 इज इक्वल टू VI² मल्टीप्लाइड बाय 0.866 ओवर G, यानी 30 डिग्री पे रेंज की जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है। अब थीटा 60 डिग्री आप लेंगे, R2 इज इक्वल टू VI² sin 2, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करें तो नीचे आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप में 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री, और साइन जो 120 डिग्री होता है अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे तो वो भी होता है 0.866 के इक्वल। तो जो रेंज 2 आपके पास आई है वो भी आई VI² मल्टीप्लाइड बाय 0.866 ओवर G। तो रेंज 1 भी यही थी, रेंज 2 भी यही थी। हालांकि एंगल एक दफ़ा आपने लिया 30 डिग्रीज और दूसरी दफ़ा आपने लिया 60 डिग्रीज। तो इसका मतलब है इन दो एंगल्स के ऊपर रेंज की वैल्यू आती है सेम, इन दो एंगल्स के ऊपर रेंज हो जाती है इक्वल, R1 इज इक्वल टू R2। तो अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिन पे रेंज इक्वल है। तो 30 और 60 के अलावा भी कुछ एंगल्स हैं जिनके ऊपर रेंज सेम होगी। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा उन पे जाके रेंज जो है वो सेम होगी। 70-20 डिग्री का पेयर बना लें या 40-50 डिग्री का पेयर बना लें, इन सारे एंगल्स के ऊपर क्या होगा, रेंज की वैल्यू आएगी सेम। तो MCQ प्रॉब्लम में आपने जो दो एंगल दिए होंगे उन दोनों को सम करके देख लेना है, जिनका सम 90 डिग्री बन रहा होगा उन दो एंगल्स पे जाके रेंज जो है वो सेम होगी। मैक्सिमम रेंज भी आपने देख ली और सेम रेंज भी देख ली। थर्ड केस होना चाहिए मिनिमम रेंज का। तो रेंज जो है उसकी वैल्यू 0 आएगी, एक तो 0 डिग्री पे, दूसरा 90 डिग्री पे। ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको खुद करके दिखा देती हूँ। रेंज का जो आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू VI² sin 2 थीटा ओवर G। थीटा 0 डिग्रीज अगर आप पुट करें, साइन 0 डिग्री यहाँ पर 2 लगा दें ओवर G, तो 0 को जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें वो हो जाती है 0, और साइन 0 होता है 0, यानी कि रेंज हो गई 0 कब, जब आपने थीटा लिया है 0 डिग्रीज। दैट मीन्स के 0 डिग्री पे जाके रेंज होती है मिनिमम। अब आपने थीटा पुट करना इक्वल टू 90 डिग्री, तो रेंज क्या आएगी, R इज इक्वल टू VI² sin 2 90 डिग्री ओवर G। VI² sin 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें 180 डिग्रीज ओवर G, और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है 0 होता है। तो अगेन रेंज की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब है थीटा आप 0 डिग्री ले लें या 90 डिग्री ले लें, रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके ऊपर 0 हो जाएगी। तो रेंज के हमने 3 केसेस किए। मैक्सिमम रेंज होगी जब आपने एंगल 45 डिग्री देना है, इनिशियल एंगल 45 डिग्री पे जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज होगी स्टूडेंट्स आपके पास उस वक्त मैक्सिमम। ठीक हो गया। सेकंड आपने देखा कि सेम रेंज किन किन एंगल्स पे आती है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उन पे रेंज आएगी सेम। तो 30-60 का भी हो सकता है, 20-70 का भी हो सकता है, 40-50 का पेयर भी हो सकता है। थर्ड केस था जी रेंज जो मिनिमम होगी वो किन एंगल्स पे होगी, तो रेंज जो है वो मिनिमम होगी 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे। तो ये आपने 3 केसेस भी देख लिए रेंज के। ये था हमारा
आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमने कर लिया है कंप्लीट। उसके फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटीज़ का एक्स और वाई कंपोनेंट डिस्टेंस का हमने एक्स और वाई कंपोनेंट देखा। सेकंड पार्ट में हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एंगल किस तरह से आप निकालेंगे। और जो थर्ड आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखा कि किस तरह आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं जी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपने निकाला VI² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। देन टाइम ऑफ फ्लाइट आप किस तरह निकाल सकते हैं 2VI sin थीटा ओवर g। देन आपने देखा कि जी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आप किस तरह निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपके पास आएगा VI² sin 2 थीटा ओवर g। और रेंज के तीनों केसेस आप देख चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 का हमारा सारा काम हो गया, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।